morning, kids. Let's start with ninth lesson, that is Economic Policy of India since 1991. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई या फॉर्म की गई इन द ईयर 1991. अब ये पॉलिसी क्यों बनी, इसके पीछे रीजंस क्या थे, या इसका मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन टारगेट क्या था, विल सी द सेम इन नाइन्थ लेसन. नाउ डू वन थिंग गाइस, कम ऑन पेज नंबर 57. चलिए देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक्चुअल में क्या थी, क्यों उसे लॉन्च करना पड़ा 1991 में, उसके पीछे क्या एम्स थे, टारगेट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स. सो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज ग्रेटर दैन इट्स रेवेन्यू ड्यू टू डिफेंस एक्सपेंडिचर, subsidies, interest on loans, etc. The positive effects of socialistic pattern of society was on the verge of decline. On this ground, it was necessary to bring new changes in the economy. Hence, Government of India adopted a new economic policy in the year 1991. Okay guys, if we'll talk about government. So, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो जाती है. अब एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस या वी कैन से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज मोर या इट्स ग्रेटर दैन रेवेन्यू. नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ गवर्नमेंट. तो व्हाट हैपेंड ना गाइस, बिफोर 1991 the expenses, yeah, we can say the expenditure of government is more or is greater than its revenue, yeah, its income. That's why it is necessary to plan, yeah, to organize, yeah, to we can say think about new economic policy which is launched in the year 1991. With the help of it, we can say government ने बहुत सारे we can say precautions लिए, या जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उनको रिड्यूस करने की कोशिश की. गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट के पहले एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसकी इनकम से भी ज़्यादा. अब आइए उसके कुछ रीजंस देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही है. तो आपको यहाँ पे वेरी क्लियरली मेंशन किया है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंस, सब्सिडीज, ओके, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स. अगर मैं बात करती हूँ डिफेंस एक्सपेंडिचर्स की, सब्सिडीज की और इंटरेस्ट ऑन लोन्स की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी लोगों को सब्सिडीज मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ में फ्री, इसमें छूट, इसमें एग्जेम्प्ट लाइक दैट, और इंटरेस्ट ऑन लोन्स के अंदर कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रखा था, जिसकी वजह से होता ये था कि गवर्नमेंट के वी कैन से खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उसकी इनकम बहुत वी कैन से कम हो रही थी या लिमिटेड हो रही थी. इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया 1991 में कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए, उसके बेसिस पे फिर हम लोग एक्सपेंसेस को कम कर देंगे और इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. चलिए, ये तो थी मेरी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी की वी कैन से बेस कि ये क्यों स्टार्ट की गई एंड ऑल. आइए इसके आगे भी और बहुत कुछ दिया है, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ new economic policy which started in the year 1985 got momentum in 1991. The new industrial policy introduced radical changes to we can say to unshackle industrial economy from cobweb of unnecessary bureaucratic controls and rigidity in the government procedures. According to the new industrial policy, the state will no longer play the role of controller and regulator, but it will act as facilitator, coordinator, and inspire and supervisor. Okay, guys, now in the year 1985 and then 1991, ये पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको स्टार्ट करने का जो भी एक प्लान था वो 1985 से चल रहा था, बट इसे वी कैन से एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कब किया गया या एक्चुअल में यूज़ कब किया गया 1991 में. चलिए, अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत या अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था इसके अंदर कि अब गवर्नमेंट
will not play a role of controller and regulator. चलिए, अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991, from 1991 onwards government will not play the role of controller and regulator. इस पॉलिसी के हिसाब से क्या डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोलर और रेगुलेटर्स के रोल प्ले नहीं करेगी. फिर गवर्नमेंट क्या काम करेगी? तो गवर्नमेंट करेगी फैसिलिटेटर. अब गवर्नमेंट बनेगी फैसिलिटेटर, दूसरा बनेगी कोऑर्डिनेटर और इंस्पायरर एंड सुपरवाइजर. ओके, तो इस एक्ट के हिसाब से या इस पॉलिसी के हिसाब से क्या किया गया कि अब गवर्नमेंट कंट्रोलर और रेगुलेटर जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो काम अब गवर्नमेंट नहीं करेगी. अब की बात से गवर्नमेंट फैसिलिटेटर रहेगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, मतलब कि चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन, ये कैसे करना है वो कैसे करना है, लाइक दैट. इंस्पायर करेगी और सुपरवाइज, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेगी. ठीक है, इस पॉलिसी के हिसाब से ये था. चलिए देखते हैं इस पॉलिसी के कुछ, ये तो हो जाता है उसका इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली व्हाई ये पर्टिकुलर पॉलिसी को लॉन्च किया गया. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड वी कैन से मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट. चलिए देखते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, इसके टारगेट्स क्या होंगे, या इस पर्टिकुलर पॉलिसी का मेन मकसद क्या है, मेन एम क्या है. नाउ to plunge the Indian economy into the arena of globalization. The first and prime aim of it is globalization. Now what do you mean by globalization? अगर हम लोग पूरी दुनिया अगर हम लोग मानते हैं कि राउंड है ना, एज पर जोग्राफी वी आर अज्यूमिंग दैट जो भी वर्ल्ड है वो राउंड शेप में, पूरी दुनिया राउंड शेप में. इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोल देते हैं बच्चों ग्लोब. Now what do you mean by globalization? To make the particular product या to make the particular country well known throughout the globe. हमारी कंट्री के अंदर इतने अच्छे से सारी चीज़ें प्लान अप होनी चाहिए, पूरा मनी का जितने भी एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, उनका बैलेंस्ड होना चाहिए, या हर एक चीज़ पूरी प्रॉपर यूज़ होनी चाहिए, तभी हमारी पूरी कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में लिया जाएगा. ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, और ग्लोबलाइजेशन मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये हो जाता है इनका पहला एम एंड टारगेट, दैट दे जस्ट वांटेड टू ग्लोबलाइज इंडियन इकोनॉमी. मीन्स वो उसे वेल नोन या वेल फेमस करना चाहते थे पूरी दुनिया में. द नेक्स्ट वन इज टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन. चलिए, इन्फ्लेशन हो जाती है महंगाई, या जो भी चीज़ें के रेट्स बढ़कर मिलते हैं. येस, बट ऑफ कोर्स as I told you कि expenses are greater than income. खर्चे ज़्यादा हो रहे, इनकम कम हो रही है, तो बट ऑफ कोर्स क्या होगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इन्फ्लेशन जिसे आप लोग बोलते हो महंगाई. पर अगर इफ गवर्नमेंट विल कंट्रोल, या वी कैन से गवर्नमेंट विल प्रॉपरली कोऑर्डिनेट विथ ऑल पॉलिसीज, वी कैन से जो भी इंडिया में चल रही है, सो दैट क्या हो जाएगा, the same will results in expenses कम and income बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बट ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा. जितनी भी महंगाई है वो घट के थोड़ी सी कम हो जाएगी. ये था उसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव कि इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए. थर्ड वन इज टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंसेस ऑफ पेमेंट. डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. चलिए, डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस इन पेमेंट्स, ये सब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जितने भी बैलेंसेस हमारे पास में वी कैन से आप लोग बोलते हो शिल्लक होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो सारे बैलेंसेस क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, या वी कैन से प्रॉपर होने चाहिए, या वी कैन से एग्जैक्ट होने चाहिए. हाउ? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर पहले हो रहा था कि रेवेन्यूज बहुत कम थे, रेवेन्यूज बन जाती है आपकी इनकम, और आपके एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं
तो इतनी इनकम नहीं है जितने खर्च हो रहे, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, लाइक दैट। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कि एक मेन या सैचुरेशन वाला, जो सैचुरेशन नहीं बोलेंगे इसे, इक्विलिब्रियम मतलब एक सफिशिएंट जो पॉइंट होता है कि वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस पॉइंट तक आप लोग नहीं पहुँच पाते हो। जब आप लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हो, उसे ही आप लोग बोल देते हो डिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि आपको जितने पैसे चाहिए थे उतने नहीं मिल पाते जितना आपने टारगेट किया था। अज्यूम करते हैं मैंने टारगेट किया था कि मैंने चीज़ें 100 रुपये मेरे को किसी एक चीज़ को, चलिए इस डस्टर को बनाने में मुझे 100 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है। इस डस्टर को मार्केट में मैं बेच भी देती हूँ 100 रुपीज़ में ही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, या 100 में भी नहीं बेचती हूँ, चलिए 105 में बेचती हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ बन रही 100 में, सेल उसका 105 में हो रहा है, तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरी पॉकेट से जा रहे हैं, जहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास में इन हैंड कुछ भी बैलेंस नहीं बच पाता है। तो इसका मेन टारगेट ये भी था कि आप पहले आपके पूरे एक्सपेंसेस को क्रॉस चेक करो, उसके बाद में उसमें प्रॉफिट का मार्जिन अमाउंट ऐड करो, एंड देन यू हैव टू सेल द पर्टिकुलर थिंग इन मार्केट। चलिए ये तो हो गए मेरे 3। Let's start with the fourth one. To acquire higher economic growth rate. To acquire higher economic ग्रोथ रेट, यस। ओवरऑल इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है, कंट्री के एक्सपेंसेस और कंट्री की इनकम पे। तो बट ऑफ कोर्स इफ कंट्री इज अर्निंग, वी कैन से, जितना भी उसे पैसा या जितने भी डिजायर्ड गोल्स थे वो अचीव अगर कर लेती है, तो बट ऑफ कोर्स कंपनी की ग्रोथ होना, वी कैन से, बहुत ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है, या ग्रोथ होना उसका फिर डन है, होनी ही होनी है, निश्चित है। ये हो जाता है एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। Why India has taken the, we can say, economic policy in 1991 just to grow the economy? क्यों इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ करने, इंडिया ने क्यों इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की? क्योंकि उसे पता था कि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इनकम बहुत कम हो रही है, इसीलिए एक पॉलिसी लॉन्च की। उस पॉलिसी के तहत फिर वो क्या करेगी, पूरी कंट्री की ग्रोथ करने के लिए प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे एंड ऑल। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, 5th वन, to build sufficient foreign exchange. Yes, foreign exchange. Now what is foreign exchange, guys? Foreign exchange means currencies from another country या currencies from abroad countries. चलिए बात करते हैं foreign exchanges की। For example, as we all aware about कि in India n number of monuments या we can say n number of historical places are there. Now इन फॉरेन कंट्रीज़ इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है कि हमारे इंडिया की ज्वेलरीज, हमारे इंडिया का वी कैन से कपड़े पहनने का स्टाइल, या वी कैन से जो भी यहाँ के हमारे मसाले होते हैं, स्पाइसेस जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। इसीलिए ये सारी चीज़ें, जैसे हमने फर्स्ट वाला पॉइंट देखा था ग्लोबलाइजेशन, कि हमारी प्रोडक्ट को, हमारी चीज़ों को पूरे ग्लोब में अगर हम लोग बताएंगे कि एक्चुअल में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, तभी लोग आके उस चीज़ को परचेज करेंगे। यही बन जाती है हमारे लिए अनदर पॉइंट कि हमें मिल जाती है फिर फॉरेन एक्सचेंज। इफ़ वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू आउट द ग्लोब, तो बट ऑफ कोर्स हम किसी एक कंट्री को चीज़ें नहीं बेच रहे, वी आर सेलिंग पर्टिकुलर थिंग्स थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया में बेच रहे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू रिड्यूस fiscal deficits. Stabilization and fiscal deficits. इसमें भी क्या हो जाता है कि आपकी कंट्री अगर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है, प्रोडक्ट है, इफ़ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ कैलिबर, वी कैन से इफिशियंसी आपके वर्क में इतनी है, इतना अच्छा आप में पोटेंशियल है, तो आपने क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को दूसरों की तरफ शो ऑन करना चाहिए, शो ऑफ करना चाहिए उसका, कि मेरे पास में ये है, मुझे ये भी आता है, सो दैट सारे लोग आपको जानेंगे, आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी, आपको फॉरेन एक्सचेंजेस मिलेगा, और जितना भी आपका डेफिसिट है या जितने भी आपके वी कैन से नुकसान होते थे या जो भी आपको लॉसेस होते थे, अब वो चीज़ें आपको बेयर नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट,
to establish international trade relations and free flow of goods without any restrictions. Free flow of goods, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स में क्या आता है, जैसे कि लिबरलाइजेशन होते हैं, बाद में हम लोग ये सारा पढ़ेंगे, एलपीजी पूरा जो है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या होते हैं? लिबरलाइजेशन होते हैं बैरियर्स, या वी कैन से ट्रेड बैरियर्स, कि आप अपनी कंट्री की चीज़ें दूसरी कंट्रीज में सेल नहीं कर सकते हो। यू आर अनेबल टू सेल, वी कैन से द गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू अब्रॉड कंट्रीज just because of n number of rules and regulations. But with the help of globalization, now you are able to sell whatever things you are producing in India to abroad countries. जिसकी वजह से क्या होता है? The same will results in free flow of goods throughout the world. जिसकी वजह से भी क्या होता है? The same will results in increasing growth rate, या we can say to acquire higher economic growth of your country. बात अगर मैं करती हूँ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स की, तो पहले क्या होता था कि बहुत सारी वी कैन से रुकावटें होती थी, या वी कैन से उसके ऊपर बहुत सारे बैरियर्स लगे होते थे कि चीज़ें आप इंडिया में बना रहे हो, इंडिया में ही उन्हें बेचो, एब्रॉड कंट्रीज तक वो चीज़ें नहीं जा पाती थी। जिसकी वजह से क्या होता था कि इंडिया के अंदर कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, वो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, ये अदर कंट्रीज़ को पता ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनका सेल भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। बट ग्लोबलाइजेशन जो हमने एनईपी का सबसे पहला पॉइंट देखा था, उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अब पूरे मार्केट में घूम रही है, पूरी वर्ल्ड मार्केट में घूम रही है, जिसकी वजह से चीज़ों का क्या हो गया, फ्री फ्लो, आसानी से चीज़ें इंडिया में भी मिल रही है, अब्रॉड में भी मिल रही है, सब तरफ मिल रही है। चलिए लास्ट पॉइंट चेकआउट करते हैं। टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पार्टिसिपेशन of private sector. Now, why government is forcing LPG या liberalization, privatization and globalization? Just to participate, या we can say just वो private sectors का participation चाहती है, या participation उनको करवाना चाहती है। Why government needs participation from private sectors, guys? Because in we can say if government is forcing or pushing या motivating private sectors, तो but of course the government will earn higher economic growth. गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सारे प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन उसमें चाहती है, उन सारी चीज़ों को वो प्राइवेटाइज्ड कर देती है। पहले होता था कि चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में होती थी, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट उन्हें प्राइवेटाइज करती चली जा रही है। चलिए लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड फीचर्स ऑफ वी कैन से इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। चलिए सबसे पहला पॉइंट हो जाता है मेरा, द फर्स्ट वन इज डी लाइसेंसिंग। It means abolition of government license required to carry on any business or industrial activity, industrial except 18 specified industries or strategic importance required license. As per the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, the following 4 industries required compulsory for licensing. चलिए अगर मैं लाइसेंसिंग की बात करूँ तो पहले होता था कि लाइसेंस इज वेरी लाइसेंस इज कंपल्सरी, है ना। अब आइए देखते हैं कि किन 4 चीज़ों में लाइसेंस की वी कैन से कंपल्शन थी। स्टार्ट करते, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, हैजार्डस केमिकल्स या सिगरेट्स। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, दूसरा हो जाता है मेरा इंडस्ट्रियल, एक्सप्लोजिव्स, chemicals, drugs and pharmaceuticals और cigarettes। चलिए अगर मैं बात करती हूँ कि इसका पहला फीचर क्या हो जाता है, डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग में क्या हो जाता है कि इट मीन्स एबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के लाइसेंस वी कैन से गवर्नमेंट के जो लाइसेंस जितने भी होते थे, इन 4 चीज़ों के लिए वो जो लाइसेंस होता था
द फॉलोइंग 4 इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इन चीज़ों के लिए लाइसेंस होना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी होता था। वो कौन सी चीज़ें हैं? वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट। जितनी भी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या एरोस्पेस के डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाती है, उनके लिए लाइसेंस होना कंपलसरी था। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। जितनी भी कंपनीज या जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी उनके लिए भी लाइसेंस कंपलसरी। जितनी भी कंपनियां हैजार्डस केमिकल्स बनाती हैं, हैजार्डस मतलब कि क्या, जिनसे किसी को हार्म हो सकता है, या ड्रग्स हो सकते हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स हो सकती है, इन सभी के भी लिए लाइसेंस कंपलसरी था। नेक्स्ट, सिगरेट्स। द फैक्ट्रीज या द इंडस्ट्रीज दोज हु आर मेकिंग सिगरेट्स, इनके भी लिए लाइसेंस कंपलसरी था। चलिए, इन्हीं का हो गया है अब एबॉलिशन। ये था इसका पहला फीचर। दूसरा फीचर चेकआउट करते हैं, एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज and restrictive trade policies and restrictive ट्रेड पॉलिसी। चलिए, मोनोपॉली की एक पहले बात कर लेते हैं हम लोग, मोनो और पॉली। मोनो का मतलब हो जाता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें मोनोपॉली एबॉलिशन क्या क्या झमेला है। स्टार्ट करते हैं। According to MRTP Act, it was compulsory for large industrial houses to take the approval from central government for establishment, expansion, merger, etc. This resulted in slow industrial growth. Abolition of MRTP Act has encouraged industrial growth. पहले क्या होता था कि मोनोपोली, मार्केट में सिर्फ एक सिंगल सेलर हुआ करता था। मतलब कि एक बंदा मार्केट में पूरा मार्केट हैंडल करता है, या वी कैन से टैकल करता है। ये बंदा अपनी मर्जी से फिर प्राइजेस डिसाइड करता था एंड ऑल, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही कम होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। अब क्या कर दिया गया है कि एबॉलिशन ऑफ मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। अब मोनोपोलीज के लिए क्या कर दिया गया है गवर्नमेंट ने कि जिसको ये पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है, यू जस्ट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया है, they just have to take approval from central government before establishment, before expansion and before merger. merger मतलब जब दो कंपनीज मिलती है, expansion मतलब जब ग्रोथ होती है, और अगला था आपका establishment, या अगर कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, स्टार्ट करनी है, आपको सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है और ये सारी चीज़ें फिर आपकी हो जाती है। ये था मेरा सेकेंड फीचर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का या इकोनॉमिक पॉलिसी का। चलिए, थर्ड वाला देखते हैं, encouragement to small sector। चलिए, encouragement to small sectors के अंदर क्या आ जाएगा कि अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रहेगी, मोनोपोलीज को वी कैन से एबॉलिश कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। तो बट ऑफ कोर्स जितने भी स्मॉल सेक्टर्स है या दोज हु आर रनिंग स्मॉल स्केल बिजनेसेस, उन सारे लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इट्स अ हेल्प, या उनके लिए एक पुश हो जाएगा, एक उनके लिए एनकरेजमेंट हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप भी अब बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे एनकरेज किया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू एनकरेज investment in high priority industry requiring high investment and technology। अगर मैं बात करती हूँ we can say foreign investments की, तो but of course just because of globalization कि आप अब दूसरी कंट्रीज से भी ट्रेड कर सकते हो, but of course the country will earn foreign exchange या foreign investment। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, ये डस्टर अगर इंडिया में बना है तो इस डस्टर की कॉस्ट रहेगी, अज्यूम करते हैं हाँ, इंडिया में इसकी कॉस्ट रहेगी 100। यही चीज़ अगर मैं अब्रॉड में कोई भी कंट्री में बेचती हूँ, इसकी प्राइस हो जाती है 120। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ होते हैं मेरे लिए, इंडिया में ये चीज़ें 100, इंडिया से बाहर 120। इस वजह से मुझे क्या होता है कि बहुत सारी मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती चली जाती है। हर प्रोडक्ट के ऊपर 20 रुपीज़ अगर मिलती है तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। चलिए, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर।
रिड्यूसिंग रोल ऑफ, यहाँ से क्या कर दिया जाता है कि पब्लिक सेक्टर्स जितने भी होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज्ड कर दिया जाता है। Many changes were made in the public sector. Policy include the following objectives: ending state monopoly, improving efficiency of public sector, releasing capital blocked in sync public sectors enterprises. चलिए, प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी होते हैं उनको वी कैन से पुश करने के लिए ये जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स मतलब कि ये गवर्नमेंट के ही अंडर में आते हैं, इनके पास में बहुत सारा कैपिटल पड़ा होता है, सिंक होता है, स्टोर्ड होता है। ये सारे कैपिटल को फ्लो में लेकर आके क्या किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर्स को पुश किया जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो जाती है। चलिए, इसके कुछ और पॉइंट्स बचे हैं फीचर्स के, वो भी देख लेते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन, import licensing controls have been abolished. Almost all capital goods, raw material, intermediate goods and other components were made freely importable. चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इन शॉर्ट हो जाते हैं बच्चों बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स अगर रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल n नंबर ऑफ ट्रेड बैरियर्स आर देयर, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अनेबल टू सेंड वॉट एवर प्रोडक्ट ही इज प्रोड्यूसिंग इन अब्रॉड मार्केट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो चीज़ों को मार्केट में बेच ही नहीं पा रहा है जितना उसके पास कैलिबर है या जितनी उसके पास चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन के थ्रू बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है और अब आप फ्रीली चीज़ें थ्रू आउट द वर्ल्ड या अब्रॉड कंट्रीज में भी बेच सकते हो। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर्स, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए, इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या हुए हैं? इंश्योरेंस सेक्टर्स वाज अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट. द न्यू पॉलिसी वाज पास्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी in 1991 to introduce reforms in this sector. The IRDA has given license to many private companies to enter इंश्योरेंस बिजनेस। रिफॉर्म्स इंश्योरेंस क्या होता है सेक्टर? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके रिस्क को रिड्यूस करती है, रिस्क को रिड्यूस या मिनिमाइज करती है। जैसे अगर हमने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले लिया है तो ऐसे नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी प्रकार का तो ये कंपनी आपकी पैसों की भरपाई कर देती है या आपको ये पैसे देके आपका रिस्क कम कर देती है। तो इस टाइप के बहुत सारे, अगर आप देखो चोलामंडलम है, मैक्स केयर है, बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है। इन पॉलिसीज के जरिए आपके रिस्क कम हो जाते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, रिफॉर्म्स इन earlier only cooperative banks and public sector banks were permitted to do banking business. In financial sector, the new economic policy has also permitted the entry of new private banks and foreign banks. Yes, अगर मैं बात करती हूँ रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक होती थी, पर इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद से क्या हुआ है कि बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स है, बहुत सारी फॉरेन बैंक्स है, उन्हें भी अब एंटरटेन किया जाता है। चलिए, ये सब कुछ थे मेरे कुछ फीचर्स इकोनॉमिक पॉलिसी के। अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।